राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने एटम बम का नाम दिया और बताया गया कि कैसे वोट जोड़े जा रहे थे, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अभी होनी बाकी है हाइड्रोजन बम वाली। और ये हाइड्रोजन बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, और उसमें बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कॉल सेंटर के जरिए सुबह 4:30 बजे उठ करके कभी कभी एक ही आदमी या एक ही पैटर्न से वोट काटे जा रहे हैं। ये राहुल गांधी ने बहुत बड़े आरोप जो लगाए थे, लेकिन अब इसको लेकर के बाकायदा एक एसआईटी बनी और एसआईटी में पुलिस की जांच में जो कुछ सामने आया है उस पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने विस्तार से एक रिपोर्ट छापी है। गोदी मीडिया कुछ कहे या कहीं पर हिंदू मुसलमान को लेकर के डिबेट करे, उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिबल है इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट। उससे कहीं ज़्यादा विश्वसनीय है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया है कि 80-80 रुपए का भुगतान करके वोट काटे गए हैं। यह एसआईटी की जांच में सामने आया है। 6018 लोगों के वोट काटे गए हैं और 6018 लोगों के वोट काटने को लेकर के जो पेमेंट दिया गया वो 4,80,000 रुपए पेमेंट दिया गया। यानी आपका एक वोट कटा है तो एक वोट काटने के पीछे 80 रुपए सिर्फ दिए गए हैं। सोचिए कितने सस्ते में लोकतंत्र का, अगर ये सारे अभी जो जांच आ रही है निकल करके सामने, अगर ये सब चीजें एक दिशा में जाती है और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है और यही सच साबित होता है, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र का चीरहरण कैसे किया जा रहा है मात्र 80 रुपए में। इतना सस्ता, इस तरीके से। यानी आप सोचिए कि अब तो जो है वो बिना हींग और बिना फटकरी के रंग चोखा आवे, वो वाली कहावत यहां पर सही साबित हो रही है। यानी पैसा भी खर्च नहीं करना है, वोट भी कट जाएगा। अब किसी को अगर खरीदना हो कि भैया आपको फला पार्टी के लिए वोट देना है, तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, पर कैंडिडेट के हिसाब से कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। आमतौर पर 1000, 2000, 4000, 5000 इतना जो रेट होता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग इलाकों के हिसाब से। लेकिन 80 रुपए में अगर वोट कट सकता है और उसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी के पास जाना भी नहीं है, गिड़गिड़ाना भी नहीं है, कोई स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, कहीं पर कोई वीडियो बना लेगा, कहीं पर कोई पकड़ लेगा, कहीं पर कोई मारेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है, पीटा भी जाता है, जो पैसा लेकर के वोट खरीदने के लिए आते हैं। अगर कॉल सेंटर में बैठ करके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर 4 उंगली इधर उधर चला करके अगर 80 रुपए का भुगतान करके अगर वोट काटे जा सकते हैं, तो बताइए इससे सस्ता मॉडल और क्या होगा। और इसमें एसआईटी की जांच में कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है बीजेपी के उस सीट से, कर्नाटका की आलंद की सीट से 4 बार के विधायक हैं सुभाष गुट्टेदार। और ये सुभाष गुट्टेदार जो हैं 4 बार के विधायक हैं। हालांकि ये इस सीट पर बाद में हार गए थे। इन्होंने क्या कहा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो है एसआईटी ने छापेमारी की है। सुभाष, बीजेपी के 4 बार के विधायक सुभाष, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है। उनके 2 बेटे हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यानी अगर इस खबर को आप विस्तार से देखें, समझें, तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है और इस खबर में किस तरीके से जो है वो सिलसिलेवार तरीके से चीजें सामने आई हैं। आपको याद होगा सुशांत राजपूत के मर्डर के केस में किस तरीके से गोदी मीडिया वो गाड़ी लेकर के घूमती थी, कभी बावर्ची को पकड़ती थी, कभी पड़ोसी को पकड़ती थी, कभी दीपिका पादुकोण के पीछे, कभी किसी के पीछे, मतलब रिया चक्रवर्ती उस वक्त में थी, माफ कीजिए, तो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे जो कूदती थी कि रिया चक्रवर्ती बताइए, जबकि उनकी गाड़ी दूर है, वो सब चीजें आपको पता है। लेकिन इस केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। उस केस में गाड़ियां घुमाई जा रही थी, दौड़ाई जा रही थी, एक एक चैनल के 3-3, 4-4 रिपोर्टर, और अर्नब गोस्वामी के चैनल ने उस वक्त में जो कूड़ा कचरा किया था वो सब आपको पता है। लेकिन इस केस में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार कोई रिपोर्ट छाप रहा है तो जाहिर सी बात अपने घर से तो नहीं छाप रहा है। और अगर इंडियन एक्सप्रेस अखबार एक भी शब्द इधर उधर लिखेगा तो सरकार, आपको पता ही है,
खैर, इस रिपोर्ट में जो कुछ आया है मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं। अगर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप जरा फुल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को एक बार देखिए और इस रिपोर्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो पूरा यहां पर खेल हुआ है और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसको कैसे ये रिपोर्ट एक तरीके से सही साबित करती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त में सवाल है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को आप मेरे साइड में देखिए। राहुल गांधी ने उस वक्त में जो आरोप लगाए थे, जो बातें कही थी, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में जो कुछ निकल करके सामने आया है उसका लबो लबाब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। इस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है कि 2023 की कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान आलंद सीट का यह मामला है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉल सेंटर के जरिए 80 रुपए का भुगतान किया गया है एक वोट काटने के लिए। 6018 ऐसे आवेदन आए थे जिसके आधार पर जो है 4,80,000 रुपए की पेमेंट दी गई है। अब यहां पर आप याद करिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि भैया सीबीआई ने 18 बार चुनाव आयोग को कहा था कि आप हमें वो ओटीपी दीजिए, वो ट्रेल दीजिए जिस तरीके से वोट काटे गए। ये राहुल गांधी ने उस वक्त में कहा था कि 18 बार कर्नाटका की सीबीआई वो दिल्ली के अंदर केंद्रीय चुनाव आयोग को लेटर लिख करके बाकायदा मांग कर चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग वो देने के लिए तैयार नहीं है। और इस रिपोर्ट में उस ओटीपी को लेकर के, फेक क्रेडेंशियल को लेकर के भी खुलासा हुआ है। पिछले हफ्ते यानी 17 अक्टूबर को सीबीआई ने जो है एसआईटी ने जांच की और जांच में बीजेपी के नेता सुभाष गुट्टेदार, उससे जुड़ी हुई संपत्तियों पर छापा मारा है। 2023 में आलंद में कांग्रेस के बीआर पाटिल वो इस सीट पर चुनाव जीते थे और सुभाष गुट्टेदार जो कि 4 बार के विधायक थे वो हार गए थे। और जो शिकायत उन्होंने की थी बीआर पाटिल ने, वो चुनाव से पहले कर दी थी। यानी ऐसा नहीं कि चुनाव हार गए या जीत गए या इसलिए, चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि इस तरीके से वोटों को हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है 6018 मतदाताओं का जो डिलीशन किया गया यानी वोट हटाया गया, तो उसके लिए केवल 24 आवेदन किए गए। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद में चुनाव आयोग ने एक नया सुधार किया और नया सुधार करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का वोट कटता है तो ओटीपी उसके उस वाले नंबर पर जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। वरना इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले यह हो रहा था कि किसी भी आदमी का वोट कोई भी कहीं पर भी काट सकता है और ओटीपी जो आता था तो उसमें ओटीपी वो अपना भी नंबर डाल करके ओटीपी अपने नंबर पर मंगवा सकता था। यानी सिर्फ उसको यह पता होना चाहिए कि सुनील नाम का कोई आदमी है और सुनील नाम का कोई आदमी, उसका पहचान पत्र पर ईपिक नंबर यह है, बस उसको ईपिक नंबर डालना था, नीचे मोबाइल नंबर डालना था, मोबाइल नंबर किसी का भी डाल सकता था और उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाता था। सुनील का नंबर जरूरी नहीं था और उस मोबाइल नंबर पर चाहे वो अपना डाल दे, किसी सहयोगी का डाल दे, उस पर ओटीपी गया, उसने ओटीपी देखा, उसमें ओटीपी डाला और उसका वोट डिलीट कर दिया। यानी आपके पास में अधिकार था, चुनाव आयोग ने आपको अधिकार दिया था कि अगर आप चाहते हैं, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, आप अपना वोट कटवाना चाहते हैं तो आप अपना वोट ऑनलाइन कटवा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा जो लूप पॉइंट था वो यही था कि ओटीपी वो किसी के नंबर पर भी चला जाता था, कोई भी वोट काट सकता था। अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद में चुनाव आयोग ने यह सुधार किया कि ओटीपी आएगा तो ओटीपी उस आदमी के उस नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। यानी इतनी बड़ी चीज वो अभी तक चुनाव आयोग समझ ही नहीं पा रहा था, इस खुलासे के बाद में ही हुआ था। इसीलिए एसआईटी में कहा गया है कि 6018 लोगों का नाम काटा गया, लेकिन इसके लिए आवेदन 6018 लोगों ने नहीं किया। अब कायदे से अगर 6018 लोगों का वोट कटा है तो 6018 ही आवेदन होने चाहिए,
लेकिन यहां पर केवल 24 आवेदन किए गए। यानी एक तरीके से माने तो 24 लोगों के नंबरों पर ही ओटीपी वगैरह आते रहे और 6018 लोगों का वोट जो है कट गया। यानी कॉल सेंटर के अंदर 24 नंबर थे उनके पास में। अब वो लड़के कितने बैठे थे पता नहीं, इसमें 2-3 लोग जो है पकड़े भी गए और 2-3 लोगों को जो है वो पकड़ा है, कुछ दुबई इसमें चले गए थे उस चुनाव के बाद में। तो यहां पर 24 जो है वो केवल आवेदन आए 6018 वोटों के। इसके बाद में एसआईटी ने यह भी इसमें जांच में पता किया है कि 26 सितंबर को एसआईटी कलबुर्गी के अंदर उस कॉल सेंटर पर गई जहां से इन वोटों को काटा गया। उस कॉल सेंटर में एसआईटी जो है वो पहुंचती है। एसआईटी की जांच में एक नाम सामने आया है और वो नाम है मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक का नाम जो इसमें सामने आया है। बाद में मोहम्मद अशफाक 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में वो दुबई चला गया। अब समझ से परे की बात है कि इत्तेफाक है कि वो दुबई जाना चाहता था, दुबई चला गया, या फिर उसको भनक लग गई थी कि मामला यहां पर खुलने वाला है, या फिर उसने उस काम के लिए और मोटा पैसा लिया होगा और फिर उसके बाद में दुबई चला गया, या फिर वो वाकई 4,80,000 रुपए लेकर के ही दुबई निकल गया, कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो आदमी दुबई चला गया, ये एसआईटी की जांच में जो है सामने आया है। अब एसआईटी जांच में इंटरनेट और डिटेल रिकॉर्ड जो है देखे गए और इसके बाद में अशफाक से कुछ उपकरण जब्त किए गए, यानी मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह वो जब्त किए गए। और फिर उसके बाद में एसआईटी ने इस जांच में पाया कि एक और सहयोगी है जिसका नाम है मोहम्मद अकरम, और 3 अन्य लोग वो इसमें जुड़े हुए थे। यानी ये 4 लोगों का जो है वो एसआईटी को अभी तक पता चला है कि 4 लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, जिनके कॉल सेंटर के आधार पर ये सारी चीजें चल रही थी। एसआईटी ने 4 जगहों पर छापेमारी की है तो सामने आया है कि 80 रुपए के हिसाब से वोट काटे गए हैं। 80 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया 4,80,000 रुपए का। जांच में पता चला है कि ये कॉल सेंटर मोहम्मद अकरम और अशफाक ये दोनों चला रहे थे। उनके लैपटॉप और अन्य उपकरण, मोबाइल वगैरह या सीसीटीवी कैमरास वगैरह जो है वो बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी के बाद में एसआईटी ने 17 अक्टूबर को बीजेपी के नेता सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद और संतोष, ये 2 बेटे हैं। सुभाष गुट्टेदार जो कि बीजेपी के 4 बार का विधायक है, उनको, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको, जिसका सहयोगी है मल्लिकार्जुन महंतगोल, इनकी संपत्तियों की भी तलाशी जो है वो एसआईटी ने ली है। यानी विधायक हैं, विधायक के 2 बेटे हैं, उनका एक अकाउंटेंट है और उनका एक सहयोगी है महंतगोल, उनकी भी जो है वो तलाशी ली गई है। उनके अलग अलग ठिकानों पर भी एसआईटी ने जो छापे डाले हैं। एसआईटी ने उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं और 7 लैपटॉप इस मामले के अंदर एसआईटी ने जब्त किए हैं। जांच में पता चला है कि 75 मोबाइल नंबर, गौर से सुनिए इस बात को, 75 मोबाइल नंबर पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों के लिए पोल्ट्री फार्म कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग लोगों से संबंधित थे। यानी किस तरीके से पूरा खेल चल रहा था, इस बात को जरा समझिए। और एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि कैसे उन लोगों को, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एसआईटी ये जांच कर रही है कि कैसे उन लोगों को इलेक्शन कमीशन पोर्टल का इस्तेमाल करने का फेक क्रेडेंशियल वो मिला हुआ था, और ये फेक क्रेडेंशियल इस्तेमाल करने वाले वोटर को नहीं जानते थे और वोटर इनको नहीं जानते। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी इलेक्शन कमीशन का पोर्टल इस्तेमाल कर रहा है तो वो पोर्टल इस्तेमाल करने की उसको इजाजत कैसे मिल गई, ये जो है वो एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं था कि वो लोग वोटर को जानते हों, वोटर उनके पास में आए हों और उन्होंने वोट कटवाए हों खुद से अपने, और ना ही जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, यानी 6,000 लोगों के वोट काटे गए हैं, तो 6,000 लोग जिन्होंने उनके वोट काटे हैं उनको भी नहीं जानते। यानी आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको अपना वोट कटवाना है तो या तो आप ऑनलाइन अपने घर से, अपने लैपटॉप से पूरा प्रोसीजर करेंगे और उसमें जो ओटीपी आएगा वो आपके नंबर पर आएगा। तो फिर उस मामले में 6,018 लोगों का वोट काटा गया और उसमें 24 आवेदन नहीं होते, उसमें ज्यादा आवेदन होते। उसमें कम से कम नहीं तो 4-5 हजार तो लोगों के आवेदन जरूर होते। अगर मान लीजिए कि उस पूरे इलाके के वोट वो किसी एक कॉल सेंटर से, या फिर यूं कहें कि बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई होते हैं, साइबर कैफे उनको कहते हैं, उन साइबर कैफे में जाकर के मान लीजिए कि कोई झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, उन्होंने अपने वोट कटवा दिए, तो कम से कम वो साइबर कैफे वाले सामने आए,
कि हाँ हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल का एक्सेस मिला था, या फिर वो लोग कहें कि हमारा वोट जो है हमने जाकर के इस दुकान पर कटवाया था, या यहां पर कैंप लगा था, वहां पर कटवाया था, कोई एक दूसरे को आपस में नहीं जानने वाला मिला है। यह सबसे बड़ी बात है। अब जो है यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं, वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने एक तरीके से इस मामले में पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये सारा किया धरा वो बी.आर. पाटिल यानी कांग्रेस के उम्मीदवार का है। बी.आर. पाटिल ने ये सारा जो है वो अपने आप से पहले से प्री प्लान करके किया था। बी.आर. पाटिल वो कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री बनना चाहते थे और वो राहुल गांधी की गुड बुक में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। सवाल ये है कि अगर आपको इतना सब कुछ पता था तो आप मोदी जी को, चुनाव आयोग को कभी तो जाकर के बोलते, उनको कभी तो कहते जाकर के कि भैया मुझे हराया गया है, मैं हारा हूं और मेरे को हराने के पीछे एक साजिश हुई है, इस तरह की साजिश हुई है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार वहां पर जीते हैं 2023 में, उन्होंने इस तरीके से साजिश की है। 2 साल हो गए, 2 साल में आपने कोई शिकायत की हो तो बताइए। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो उम्मीदवार जीता है वो शिकायत उल्टा कर रहे हैं, जीतने के बाद में भी शिकायत उन्होंने वापस नहीं ली अपनी। समझ रहे हैं आप किस तरीके से चीजें यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। अब जरा सुनिए आप राहुल गांधी को, मैं 3-4 उनकी छोटी छोटी क्लिप जो है वो आपको एक साथ करके दिखाता हूं। एक जिसमें वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह 4:30 बजे उठ करके वोट काटे गए, यानी राहुल गांधी ने जब तहकीकात की, उनकी टीम ने तहकीकात की तो पाया कि जो वोट कट रहे थे, वोट कटने का समय सुबह 4:30 बजे था। ये कैसे मुमकिन है? इसके साथ में वो कह रहे हैं कि 18 बार कर्नाटका की सीबीआई वो चुनाव आयोग को लेटर लिखती है लेकिन जवाब नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि कॉल सेंटर के जरिए वोट काटे गए हैं, इसके हमें इनपुट मिले हैं। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी
इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, यह है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा खेल जो है वो सामने आया है। एसआईटी की जांच अभी ऐसा नहीं है कि अंतिम निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन एसआईटी की जांच में अभी तक जो बातें निकल करके सामने आई है, सोचिए अगर इस पर मीडिया ट्रायल किया जाए तो कितना जो है वो और निकल करके सामने आ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ने उस वक्त में जब खुलासा किया था तो बहुत सारे रिपोर्टर वो ग्राउंड पर गए, एक एक घर में 80-80 लोगों के वोट बने हुए थे। जब गए वहां पर तो पता चला कि ये घर जो है वो बीजेपी के किसी नेता का है, और फिर बीजेपी के नेता ने कहा कि मैंने तो ये मकान किसी को किराए पर दिया हुआ है, यहां पर लोग आते गए जाते गए और वो अपना वोट बनवाते रहे, उन्होंने अपना वोट कटवाया नहीं। चलिए इत्तेफाक की बात एक जगह हो सकती है, लेकिन 80 लोग, क्या आपको लगता है कि किसी एक मकान में 80 लोग किराए पर आए होंगे और चले गए होंगे? कोई आदमी आता है तो कम से कम 2-4 महीने तो ठहरता है, और कोई अगर एक आदमी आता है, वो एक कमरे का मकान था, उसमें एक कमरे के मकान में एक आदमी ही रुकेगा। अगर उस कमरे में 3-4 आदमी आकर के रुक गए थे तो 3-4 आदमी रुक जाएंगे। अब उस कमरे में क्या हर महीने में या हर हफ्ते में किराएदार बदली हो रहे थे? और अगर हर हफ्ते हर महीने में किराएदार बदली हो रहे थे तो इतनी जल्दी तो किसी का वोट भी नहीं बनता है। क्या सिर्फ जो है वो लोग आते थे, सुबह उसमें आते, वोट बनवा करके शाम को चले जाते थे? कमाल की बात है। तो बहरहाल बहुत बड़ी जो है एक तरीके से रिपोर्ट ये सामने आई है, और इस रिपोर्ट पर मुझे लगता है बात होनी चाहिए, क्योंकि बात होगी तो फिर और बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।